आइए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण हिंदी पर चर्चा करते हैं। आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। सेंटेंस पर ज़रा ध्यान देंगे, सेट आप लोग हाथ में ले लेंगे, ठीक है। बोलेंगे आजकल पढ़े लिखे लोग, है ना, पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए क्या करते हैं? खाक छानते हैं। और यहाँ है खाक छानते और फिरते हैं, ठीक है। इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो खाक छानने मुहावरे का अर्थ जो होगा वो होगा आपको दर दर भटकना। खाक छानना इसका अर्थ क्या हुआ? दर दर भटकना। यानी कि इस देखिए, अब यहाँ पर मान के चलिए जब आप प्रश्न देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार क्या है इसमें आंसर, कैसे हम ढूंढेंगे। लेकिन प्रश्न को आप इत्मीनान से पढ़िएगा, ठीक है ना, प्रश्न को इत्मीनान से पढ़िएगा। तो जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए। ये आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं, ये इतना बात जो है वो क्या हो गया? फालतू हो गया। तो कुल मिला के प्रश्न कहाँ से था? इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दर दर भटकना। तो इसलिए आप लोग ही फंसिएगा मत। वहाँ परीक्षा में क्वेश्चन को इसी तरह से जब आएगा तो देखिए, और ऐसा ही प्रश्न आता है ऑनलाइन में, ठीक है। चलिए तो बताइए खाक छानना का अर्थ क्या हुआ? दर दर भटकना। अगला है आपका इज्जत उतारना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इज्जत उतारना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका होगा आपको अपमानित करना। क्या होगा? अपमानित करना। ये तो बिल्कुल आसान है, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला है भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? ये प्रश्न भी आपको याद रखना पड़ेगा। भयानक रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अस्थाई भाव। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? तो देखिए भयानक रस का अस्थाई भाव आपको भय है, ठीक है। तो ये याद रखने वाला है। कैसे याद रखेगा बोले तो? भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? भय। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? तो आपको भय है, ठीक है। चलिए तो बताइए इज्जत उतारना इसका अर्थ क्या हुआ? अपमानित करना। अपमानित करना। चाहिए भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है बताइए? देखिए वैसे भी देखिए भयानक में भय लगा ही हुआ है, इसलिए भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? आपको भय। भय का मतलब क्या होता है? डर होता है। उत्साह का मतलब क्या होता है? मेहनत। उत्साह का मतलब क्या होता है? मेहनत होता है, ठीक है। चलिए अगला है, बताएंगे आप लोग मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु। आपका सारा नियम इसमें आ गया। देखिए मानो, जानो, मनु, जनु और मनहु, यदि इतना बात होगा आदि शब्द का प्रयोग किस प्रकार के अलंकार में किया जाता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार में किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि यदि मानो, जानो, मनु, जनु और मनहु इतना चीज यदि रहेगा तो किस अलंकार का बोध होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार का बोध होगा, ठीक है। प्रश्न समझ रहे हैं ना? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, चलिए वाक्य खंड का उपवाक्य, वाक्य खंड या, देखिए यहाँ पर दो बात है। वाक्य खंड कहिए चाहे उसको उपवाक्य कहिए। क्या कहिएगा? वाक्य खंड या उपवाक्य। वाक्य खंड कहिए या उपवाक्य कहिए, इसके कितने भेद होते हैं? दो। वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? दो। तो आपको दो भेद होते हैं, ठीक है। वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, याद रखिएगा। वैसे भी जब आप किसी चीज को खंड कीजिएगा तो दो भाग में बढ़ जाता है ना, इसलिए वाक्य खंड या उपवाक्य में के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। चलिए मतदाता, मतदाता शब्द का समास क्या होगा? तो देखिए मतदाता मतलब क्या हुआ? मत देने वाले जो होते हैं उसको कहा जाता है मतदाता। तो याद रखिए मतदाता जो है, अब मतदाता जैसे दाता का मतलब क्या हुआ बताइए? दाता मतलब देने वाला। अब अगर मान के चलिए कि दान, हम बोलेंगे दाता मतलब तो देने वाला हुआ, बात सही है। लेकिन अक्सर जब हर्षी दीर्घ लगता है तो वो स्त्री होती है, और जब आकार लगता है तो वो क्या होता है? पुरुष रहता है, ठीक है, पुरुष रहता है। तो देखिए मतदाता है ना, तो मत देने के लिए कौन जाएगा? पुरुष सब जाएगा। इसलिए याद कर लीजिए कि मतदाता कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। मतदाता कौन सा समास है? चलिए तो बताएंगे जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। अब देखिए यहाँ संभावना का बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है? संभावना की बात हो रहा है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की बात की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की बात की जाए, वो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। अब ये भी आपके लिए भी आए है ना। मतलब समझिए कि इन सर्कल जितना किए हैं, सर्कल मतलब जितना को घेरे हैं, समझिए कि आपको परीक्षा में रहने का पूरा चांस है। जब बात समझ में आ रहा है तो इसलिए याद कर लीजिए कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, बताइए जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। फिर से बताइए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो। चलिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए जरा ध्यान दीजिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कहने का मतलब ये है कि हम जो धन पाए हैं, सुनिए, हम जो धन पाए हैं, राम जैसा रतन, रतन मतलब आभूषण, गहना, मतलब हम जो गहना पाए हैं, हम जो पति पाए हैं, वो कैसा पति पाए हैं? राम जैसा। तो यानी कि हम अपने पति का रूप जो दिए, वो किसका रूप दिए? राम का रूप दिए, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। बात कुछ समझे कि नहीं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब है आपका अगला प्रश्न, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? देखिए, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति जो होती है, उसे हम लोग अभिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिधा। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति जो होती है, उसे क्या कहते हैं? अभिधा। चलिए, तो बताएंगे कि शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति क्या कहलाता है? अभिधा। तो उसे हम अभिधा कहते हैं, और इस चीज़ को आपको याद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो गुंजाइश नहीं है। बात कुछ समझ में आ रहा है? तो बताइए, तो हम क्या बोले, सेट में से देख के बोलिए। जो शब्द का प्रसिद्ध अर्थ दे, है ना, कैसा अर्थ दे? जो शब्द का प्रसिद्ध अर्थ दे, उसे हम लोग अभिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। जो शब्द का प्रसिद्ध अर्थ दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। चलिए, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाले शक्ति को क्या कहते हैं? उसे अभिधा कहते हैं। बात समझ में आ गया? आगे है ट का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, अब ट के बारे में तो आपको पहले से पता होगा, बताइए ट के बारे में क्या पता है आप लोग? मूर्धा। ठीक है, तो इसलिए याद कर लीजिए कि ट का जो उच्चारण स्थान है वो आपको मूर्धा रहेगा आंसर, और चाहे मूर्धन्य रहेगा। क्या रहेगा बताइए? तो आप ये बताइए कि कंठ से किसका उच्चारण होगा? कंठ से क का। कवर्ग का, मतलब क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, दंत से क्या होगा बताइए? दंत से चवर्ग होगा। तो कवर्ग पूरा होगा ना, ल स होगा। चलिए, उस से क्या होगा बताइए? पावर्ग होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए कि शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। ठीक है, चलिए, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो। ठीक है, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। ठीक है, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, ये कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, जहर उगलना मुहावरे का क्या अर्थ है बताइए? अपमानजनक बात कहना। ये तो आप लोग को जानकारी पहले से है कि प्रश्न मुहावरा वाला जो भी आएगा उसको सीधे आप लोग क्या कर लेना है? ये रट लेना है, बस बात खत्म। तो बताइए, जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपमानजनक बात कहना। चलिए, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कहता है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, शुद्ध अशुद्ध की बात हो रही है ना, तो बताइए, मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। ठीक है, मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। दूसरा है, वह मुझे देखा तो घबरा गया। ये बताइए, तो ये आप लोगों को क्या इसमें गड़बड़ लग रहा है बताइए? चलिए, इसको जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, तो ये आपको बिल्कुल सही है। वह मुझे देखा तो घबरा गया, यहाँ पर वह नहीं होकर के वहाँ उसने यदि होगा तो वो आपको सेंटेंस सही हो जाएगा। उसने मुझे देखा तो घबरा गया, ये आपको सही होता, लेकिन वह दे दिया यहाँ पर, इसलिए ये गलत हो गया। मैं किताब पढ़ा हूँ, यहाँ पर होता आपको मैंने किताब पढ़ी है या मैंने किताब पढ़ा हूँ। ठीक है, ये सही रहता। फिर है, हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए, तो यहाँ पर इससे अच्छा होता है कि मैंने ब्राह्मण को एक वस्त्र दिया। ठीक है, तो इसलिए ये आपको ये तीनों गलत है। राइट आंसर इसका ए होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच्य है? ठीक है, वाच्य पूछ रहा है आपको। तो मैंने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर आपको कृतवाच्य है। मैंने पुस्तक पढ़ी, वो कौन सा वाच्य है? क्योंकि यहाँ पर मैंने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर जोड़ सबसे ज्यादा किस पर पड़ रहा है? मैंने पर। मैंने पुस्तक पढ़ी, तो इसलिए कर्ता वाला बात है ना, तो इसलिए कृतवाच्य, मतलब यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है। मैंने पुस्तक पढ़ी, किसने पढ़ी? मैंने पढ़ी। तुमने पढ़ी? मैंने पढ़ी। यहाँ किस पर जोर पड़ रहा है? मैंने पढ़, इसलिए यहाँ पर ये आपको कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, बात पर ध्यान देंगे। चलिए, अगला है वज्रायुध। वज्रायुध में कौन सा समास? देखिए, ये आपको बैक की क्लास में भी आया था। तो जैसे व से वज्रायुध है और व से बहुब्रीहि समास है, बस इतना ही याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं जाना है आगे। ठीक है, फिर है कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुँच गया। क्या है जरा बोलिएगा? ठीक है, कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया, तो कहता है कि रेखांकित शब्द। अब तो ये बात जानकारी आपको दे दी है ना,
अब तो ये चीज़ समझ गए ना कि प्रश्न में जैसे ये आएगा और रेखांकित शब्द जो कहेगा उस पर गौर करना है जी। नहीं समझे मेरा बात? मतलब रेखांकित। देखिए क्या लिखा है कि रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। तो देखिए रेखांकित कौन सा, धीरे धीरे चलते हुए है ना, तो बस इतना ही बात याद रखिए। देखिए धीरे धीरे, आप यदि कोई काम धीरे धीरे करते हैं तो ये आपकी विशेषता हुई। चलते तो क्रिया, आज चलता है तो क्रिया हो गया, चलना फिरना टहलना खाना पीना ये सब क्या हुआ, क्रिया हुआ। तो इसलिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। इस चीज़ को समझे कि नहीं समझे ये बताइए आप लोग। धीरे धीरे यानी कि स्लोली जो हुआ वो आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। और इसके बाद आप क्रिया करते हैं, चलते हैं तो क्रिया करते हैं, तो चलना क्रिया हो गया, इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो बात समझे कि नहीं समझे। रेखांकित वाला में आप मतलब क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे ये बताइए। मतलब जो रेखांकित होगा उतना ही पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे। और ये देखेंगे कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। जैसे इसके अलावा ये भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है इसको तो पढ़ेंगे। बाकी चीज जो है कछुआ पछुआ मंजिल संजिल इसे हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। बात को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो बताइए एक बार पुनः। ये प्रश्न सेम टू सेम भी रह सकता है कि धीरे धीरे कौन सा चलना कौन सा पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, आए जोग सिखावन पाड़े परमारथी पुराननी लादे ज्यों बनजारे टांडे। पंक्तियाँ में शब्द शक्ति कौन सी है, व्यंजना है ना। फिलहाल इस प्रश्न को आप लोग समझ करके छोड़ दीजिएगा, इसको रटना उठना नहीं है, ठीक है, इसको रटना नहीं है। व्यंजना के बारे में फाउंडेशन बैच में जो बताया जाएगा इसके बाद फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है, इसलिए इसको रटिएगा मत आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न। छंद शब्द क्या है? छंद शब्द। छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से लिया गया है? ठीक है, छंद जो है वह संस्कृत के किस धातु से लिया गया है? इस प्रश्न को याद रखा जा सकता है, तो याद रखिएगा, ये रिपीटिशन नहीं है। वहाँ था छिदी का अर्थ, जिसका अर्थ था आपको आच्छादित या ढका हुआ, ठीक है। यहाँ है छंद शब्द का, छंद शब्द किस संस्कृत के धातु से लिया गया है? तो किस धातु से? छिदी, है ना। छंद तो छिदी, याद कर लीजिए, छंद तो छिदी, छंद तो छिदी, यानी कि छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? छिदी से बना है, ठीक है। चलिए, मानहु विधि तन अछ छवि स्वच्छ राखिबे काज दृग पग पोछन को करे भूषण पांदाज। चलिए, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ रहा है, ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब एक बात हम आपसे पूछेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार बताया जा रहा है, इसको किस तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार है आप साबित कीजिए मुझे। आप नहीं बोलेंगे, वीडियो स्टार्ट है, आप बोलेंगे नहीं। हाँ, आप नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। हाँ बिल्कुल, ये जो मनहू रहेगा, अच्छा है मानहू रहेगा, तो इसी से हम लोग पकड़ लेंगे ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। बात समझ गए? तो याद रखिएगा। तो क्या सब था एक बार बताइए तो आप लोग। मानू जानू मनु जनू मनहू, इतना चीज रहेगा तो कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए, आचार्य बामन के अनुसार, ये आप लोगों को पता होगा, ये बैक क्लास में पढ़े थे, है ना। आचार्य बामन के अनुसार रीति के भेद कौन से हैं? वैदर्भी, क्या है? वैदर्भी है, वैदर्भी है, ठीक है। तो इस प्रश्न को, ये रिपीटेशन है बैक क्लास का, तो इस प्रश्न को ज़्यादा नहीं समझाएंगे, इसको आप याद रखेंगे। चलिए, स्वर संधि के, चलिए स्वर संधि के कितने भेद हैं? ठीक है, तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, आप इसे याद रखेंगे। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, ठीक है, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 5 भेद है, आप ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको जरा देखेंगे, इसको स्वर आप लोग नहीं समझ लेंगे, आप लोग इसको स्वर नहीं समझेंगे। यहाँ स्वर संधि लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? स्वर संधि लगा हुआ है। अगर आपसे स्वर पूछेगा सिंगल, तो स्वर की कितने भेद? 3 भेद, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, अवरुद्ध स्वर। लेकिन यहाँ स्वर संधि लगा हुआ है, तो जब स्वर संधि लगा दे तो स्वर संधि के कितने भेद है? 5 भेद है। अगर आपसे पूछे कि स्वर संधि के 5 भेद भाई कौन कौन से हैं, तब आप क्या कहिएगा बताइए। तो बोलिए, स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, ठीक है। ये आपको स्वर संधि के भेद हो गए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, जल उठो जल सींचने को। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों की प्रिय थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बच्चों के प्रिय थे। तो कहता क्या है? अब देखिए, यहाँ भी प्रश्न में फालतू बात दे दिया है, अब पूछता क्या वो जरा ध्यान दीजिए।
पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के क्या थे? प्रिय थे। वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? पंडित तो अब जवाहरलाल देखिए इसमें कौन सा शब्द हाईलाइटेड है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा शब्द हाईलाइटेड है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका मतलब आपको पूछ रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। ठीक है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब किसी खास एक व्यक्ति का, किसी एक वस्तु का, एक स्थान का, एक जगह का बोध हो, किसी एक का ही, तो वो व्यक्तिवाचक होता है। तो जैसे कि आपका नाम है अकबर, तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, है कि नहीं? तो ये जैसे कि किसी के गांव का नाम है फारबिसगंज, सहरसा, सुपौल, ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। लेकिन वही बोले गांव, जातिवाचक, तो वो क्योंकि एक से अधिक आपको जातिवाचक हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों के प्रिय थे, ये इसके लिए बताइए इस सेंटेंस में ये फालतू है कि नहीं है? जी। पूछ क्या रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, लेकिन एक बात है कि ये वर्ड जो है निकलेगा कहाँ से? तो इसी में से निकलेगा, क्वेश्चन में से क्वेश्चन में से निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, चलिए। जल उठो फिर सींचने को, जल उठो फिर सींचने को, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अब देखिए, एक बार तो किसी चीज को आप जला दिए, आप फिर उसको आप सींच रहे हैं। जलाने का मतलब आप उसको जला के राख कर दिए, आप फिर उसको आप क्या कर रहे हैं? सींच रहे हैं। कोई फसल है उसको आप पहले क्या के बिना पानी का जला दिए, और फिर उसको सींच रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। तो सिंचाई करने का मतलब पानी डाल रहे हैं। तो देखिए वही बात, ऐसा सोच लीजिए मन में, पहले जला दिए फिर उसको क्या कर रहे हैं? सींच रहे हैं। नहीं समझे बात? तो जल उठो फिर सींचने को, तो ये आपको विरोधाभास हो गया। विरोध में बोला। ठीक है, बात समझ रहे कि नहीं? चलिए। ललन चलन सुनी पालन में असुबा छल के आई, कोई लखाई न सखनी हु जुठे ही जमुहाय। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है व्याजोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है? व्याजोक्ति अलंकार है। और व्याजोक्ति अलंकार ये आपके लिए एक नया प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप लोग केवल कॉन्सेप्ट जो है मतलब इसमें अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे हैं अभी आपको, बस इसमें जो है ना, बस एक बार पढ़ के इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, रटिएगा मत ये प्रश्न। ठीक है, चलिए। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब देखिए शुद्ध अशुद्ध वाला कितना प्रश्न आ गया लगभग में, बताइए आप लोग। कम से कम 4-5 तो आ ही गया है ना, 4-5 प्रश्न आ ही गया है ना। एक, चलिए अभी 2 इसमें आया है, अगले सेट में ज़्यादा आया था। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो भोजन बनाने की व्यवस्था करें, ये शुद्ध है। ठीक है। प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। जब प्रातः काल लगा ही दिया तो आपको समय क्यों लगाएगा? हम सो कहते हैं आपको, प्रातः काल मतलब सुबह का समय हो गया, तो फिर समय हम अलग से क्यों लगाएंगे? चलिए इसको हम लोग देखेंगे कि अशुद्ध किस तरह से है। पहला ऑप्शन है भोजन बनाने की व्यवस्था करें, ये आपको सही है, शुद्ध है ये। वही है प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, तो ये गलत है। कैसे गलत है? जब प्रातः काल दे दिया है, प्रातः काल दे दिया है तो समय लगाने की कोई जरूरत नहीं है, के समय फालतू है, इसलिए प्रातः काल घूमना चाहिए ये होना चाहिए। जबकि यहाँ पर दे दिया प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, इसलिए के समय यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो मैंने 1 वर्ष तक प्रतीक्षा की, ये आपको शुद्ध है। फिर यह काम आप पर निर्भर है, यह भी आपको क्या है? शुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला है वंश अस्थ क्या है? ठीक है, तो वंश अस्थ जो है वो वर्णिक छंद है। वंश अस्थ क्या है? वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद है। ये प्रश्न रिपीटेशन भी हुआ है शायद। ठीक है, प्रश्न रिपीटेशन हुआ है। वंश अस्थ क्या है? तो वर्णिक छंद है। अगर नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिएगा, व से वंश है और व से वर्णिक छंद है। तो वंश अस्थ क्या है? वर्णिक छंद है। वंश अस्थ क्या है? वर्णिक छंद है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, ना खुदा ही मिला। जरा समझिएगा प्रश्न को, ये प्रश्न आप लोग को आ जाएगा। ना खुदा ही मिला, न विशाले शनम, ना इधर के रहे न उधर के रहे। कारण सबसे पहले तो न लगा हुआ है, न इधर का न उधर का, मतलब विरोध में है ना। तो न वही मिला न वही मिला, न खुदा मिला न विशाले शनम, न सनम मिला न खुदा मिला, तो इसलिए दोनों में विरोधी हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपको विरोधाभास अलंकार। बात समझ में कुछ आया तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, ना इधर का रहे न उधर का रहे। बहुत अच्छा, ठीक है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। चलिए आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सुनिए, शुद्ध अशुद्ध वाला फिर ये 3rd प्रश्न है। ठीक है, 3rd क्वेश्चन है। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए, उसने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, ये शुद्ध है ना। इन दोनों में यही अंतर है, मुझे दरभंगा जाना है। ठीक है, ये मुझे दरभंगा जाना है। फिर आ गया, अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया,
तो बताइए यहाँ पर जो है शुद्ध और अशुद्ध आपको कौन सा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है, बताइए। चलिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अशुद्ध की बात हो रही थी, ये अशुद्ध किस तरह से है, ये सब सही है। भोजन कहाँ गया क्वेश्चन, ये उसने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, ये सही है। इन दोनों में यही अंतर है, ये भी सही है। मुझे दरभंगा जाना, ये भी सही है। लेकिन अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, ये गलत है। यहाँ पर सही क्या होगा कि अब विंध्य पर्वत हरा भरा हो गया। क्या सही होगा, अब विंध्य पर्वत हरा भरा हो गया। ठीक है, चलिए अगला है मैत्री। मैत्री मतलब क्या होता है, दोस्ती, मित्रता। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, ये आपको महाभारत का ये श्लोक है, ध्यान से सुन लीजिए। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर दो, आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, है ना, उठाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो अब देखिए, अब एक बात बताइए, जितनी बात आप पढ़े हैं क्या ये क्वेश्चन है जी? नहीं। तो क्या है ये, ये है क्या, ये एक तरह से समझिए ये फालतू बात है। ये क्या है, फालतू बात। इसीलिए हम लोग इतने की चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जाएंगे कहाँ, क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे क्वेश्चन पर वो बताते हैं। ठीक है, दुर्योधन भी दे न सका, आशीष समाज ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असहाय साधने चला, जब नाज मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ठीक है, तो भगवान का पर्यायवाची क्या होगा, तो देखिए इस यहाँ पर गद्यांश से कोई संबंध नहीं रहा। इसलिए आप लोग जब भी गद्यांश वाला क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर प्रहार कीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पर अटैक कीजिएगा, और क्वेश्चन में जो मांगेगा उस हिसाब से गद्यांश से पढ़ेगा, तुरंत मिल जाएगा। नहीं समझे मेरा बात, डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाइएगा तो आपको ये पता चलेगा ना कि क्वेश्चन में फलाना चीज़ पूछा जा रहा है, तो वही चीज़ आप गद्यांश को पढ़िएगा कलम लेकर के, तुरंत आपको पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए भगवान के पर्यायवाची क्या है, इसमें को कहीं पर आंसर मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। तो ये ग्रामेटिकल आइटम हो गया, तो इसका हो जाएगा प्रभु भी होगा इनका पर्यायवाची, ईश्वर भी होगा और परमात्मा भी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची मतलब जानते हैं ना, एक शब्द का जो अनेक नाम होता है। चलिए अब आपका यहाँ जो आज का लास्ट हमारा प्रश्न है, दो वर्णों से के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। देखिए दो वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। बताइए संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।